यूपी के बाराबंकी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बाराबंकी में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में करीब 16 लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू मिशन के दौरान 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। इनमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि 4 लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। उन्हें निकालने की खबर जारी है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए। समर्थ, अभी का अपडेट दीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या पूरा हुआ या नहीं? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की दोनों टीम मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक जैसे पुलिस सबको मिली है, जो बिल्डिंग की नींव कमजोर थी और उसके बावजूद 3 मंजिला मकान वहां बनाया गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। कोई विस्फोटक के पटाखे लगने की खबर इस तरह की नहीं है। कमजोर नींव इसका कारण बताया जा रहा है, जो कि आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार द्वारा बताया गया है आज तक को। इसके अलावा कुल जो है इसमें 2 मौतें हुई है, इसमें एक 22 वर्षीय युवती भी है। इसके अलावा 4 लोग अभी भी अंदर मलबे में दबे हुए हैं और इसके अलावा लगभग 8 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से कुछ ज्यादा घायल की कैटेगरी में आते हैं और वो नियर बाय जो पास में अस्पताल है वहां पर भर्ती कराए गए हैं। और जो घायल है उनमें 12 वर्षीय एक बच्चा भी है। तो हालांकि खबर ये थी कि एनडीआरएफ की टीम है और उनको उम्मीद है कि वो जल्दी ऑपरेशन को पूरा करेंगी, लेकिन जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो शायद सवाल उठेगी कि आखिर वहां पर बिल्डिंग इस तरह की किस तरह से बन रही थी। अगर नींव कमजोर होने की बात है, कैसे वहां के अथॉरिटीज ने इनको अलाउ किया, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंतन है इस तरह की घटनाओं को। फिलहाल अपडेट ये है, कुल 8 घायल है, 2 की मौत है और 4 अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया समर्थ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी के बाराबंकी से ही एक और खबर है और विवादों भरी खबर है। योगी सरकार में राज्य मंत्री सतीश शर्मा लोधेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे और इस दौरान शिवलिंग के अर्घ्य में हाथ धोते दिखाई दिए। इस दौरान एक और मंत्री जितिन प्रसाद भी वहीं बगल में खड़े दिखाई दिए हैं। अब इस वीडियो को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी में निशाना साधा है। दोनों ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। यूपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को साझा किया है। साथ में लिखा है कि धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर राजनीति करने वालों के पास इतनी सामान्य सी बुद्धि भी नहीं कि शिवलिंग के समीप हाथ नहीं धोया जाता। समाजवादी पार्टी के नेता संजय सिंह यादव ने भी ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए सवाल उठाए। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन, डीएमके के नेता, उनके विवादित बयान के बाद से सियासत में भूचाल सा आ गया है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। गृहमंत्री अमित शाह जहां इसे भारतीय संस्कृति का अपमान मान रहे हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे घमंडिया गठबंधन के सोचे समझे राजनीतिक रणनीति करार दे रहे हैं। दिल्ली बीजेपी आज उदयनिधि मारन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और उनके इस बयान के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर के जरिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एक विरोध पत्र सौंपेंगे। पर उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि मेरे बयान से कई लोगों के पेट में जलन हो रही। गौरतलब है कि उदयनिधि मारन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी है जिसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी के बाद से विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कई पार्टियों ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी अभी खामोश है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे लेकर राहुल गांधी पर सीधा वार किया और ये पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी डीएमके के साथ गठबंधन में रहेगी। हिमंता के मुताबिक राहुल गांधी के लिए एक परीक्षा है, उन्हें इस बारे में निर्णय लेना होगा कि सनातन धर्म का सम्मान करें या नहीं। अगर उन्होंने डीएमके से नाता नहीं तोड़ा तो यह साबित हो जाएगा कि वो एक हिंदू विरोधी है। जेपी नड्डा ने भी चित्रकूट में राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने कई बार साबित किया है कि आप हमारे देश से जुड़ी हर चीज से नफरत करते हैं और आपकी मोहब्बत की दुकान नफरत फैला रहे हैं। संघ ने भी उदयनिधि के सनातन पर दिए गए बयान को लोकतंत्र, मानवता, ईश्वर, शांति और विकास विरोधी बताया, लेकिन उदयनिधि अपने बयान पर अड़े हैं और उनका कहना है कि मैं भगवाधारियों की धमकी से डरने वाला नहीं, मैं किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने को तैयार हूं। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर घमासान चढ़ा हुआ है और इसकी वजह मोदी सरकार का इसके लिए कमेटी का गठन करना और इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, जबकि कमेटी के सदस्यों में गृहमंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद समेत 8 सदस्य हैं।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी कमेटी के सदस्यों में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने इस कमेटी से खुद को अलग कर दिया है और इसे धोखा बताते हुए हटने का फैसला लिया। वहीं कमेटी के एक और सदस्य हरीश साल्वे ने आज तक से खास बातचीत की और वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित कमेटी को अभी बेहद शुरुआती कदम करार दिया और कहा कि इस पर बहुत विचार की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ कांग्रेस मुखर है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके राज्यों पर हमला है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी दलों की राय अलग अलग है। बीजेडी इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ नजर आ रही है। बिहार के पूर्व सीएम और उनकी पार्टी हम ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का पक्ष लिया है। मांझी का मानना है कि यह फैसला देश के लिए हितकारी होगा, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का मत इन दोनों से जुदा है। केजरीवाल के मुताबिक देश को वन नेशन वन इलेक्शन नहीं बल्कि वन एजुकेशन और वन इलाज की आवश्यकता है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी वन नेशन वन इलेक्शन को साजिश करार दे रहे हैं, इसे तानाशाही रुख बता रहे हैं। स्टालिन के मुताबिक एआईएडीएमके इस प्रक्रिया में समर्थन में बलि का बकरा बन रही है। सीपीआई तो वन नेशन वन इलेक्शन को संवैधानिक ढांचे पर प्रहार मान रही है। उसने राष्ट्रपति से इसमें हस्तक्षेप की मांग करते हुए विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग तक की है। मराठा आरक्षण में महाराष्ट्र सुलग रहा है और महाराष्ट्र में सियासत गर्म है। जालना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस या लाठीचार्ज के बाद मराठवाड़ा में तनाव बरकरार है। आज औरंगाबाद में बंद का आह्वान किया गया है। औरंगाबाद में इतने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने जालना पुलिस लाठीचार्ज की जांच एडीजीपी से कराने के आदेश दिए हैं। एसपी पर एक्शन लेते हुए उन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया है। खबर है कि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं और खबर यह भी है कि शिंदे सरकार के मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भूख हड़ताल करने वाले मनोज जरांगे, उनसे बातचीत के लिए उनको बुलाया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को जरांगे पाटिल को जबरन अस्पताल पहुंचाने के दौरान ही जालना में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। यहां तक कि धुले सोलापुर रोड पर हिंसक भीड़ तितर बितर करने के लिए उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस हिंसा में 45 पुलिसकर्मी जबकि कई प्रदर्शनकारी भी जख्मी हुए थे। हिंसा के दौरान 15 से ज्यादा बसों और कई वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में 350 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया। एक और जहां औरंगाबाद बंद का आह्वान है तो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज जालना और औरंगाबाद का दौरा करेंगे। शिवसेना यूपीटी भी मराठा आरक्षण पर जालना में लाठीचार्ज को लेकर मुखर। आदित्य ठाकरे ने इस पर सीएम शिंदे से इस्तीफा मांगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जालना में जो कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा है। लाठीचार्ज बहुत बर्बर रवैया था, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन पर हमला किया जा रहा हो। ये संभव नहीं है। मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना पुलिस ने लाठीचार्ज किया हो। राज्य सरकार को थोड़ी सी भी शर्म हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी ने भी जालना लाठीचार्ज का विरोध किया है और मुखर अंदाज में किया। बीजेपी नेता पंकजा गोपीनाथ मुंडे का कहना है कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं और जिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया उनकी बात सुनी जानी चाहिए और घटना की विस्तृत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कर्नाटक में इन दिनों चुनावी राजनीति से संन्यास लेने वाले बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा के बयान से खलबली मची हुई। ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के संकेत दिए। कांग्रेस को धमकी देते हुए उन्होंने यह भी दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी राज्य में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं होगी। पीएम मोदी जिस कांग्रेस मुक्त भारत की चर्चा करते हैं, ईश्वरप्पा अब उस पर दावा पेश करने लगे और तरीका क्या होगा ये वो नहीं बताते, सिर्फ इतना कहते हैं कि वेट एंड वॉच। ईश्वरप्पा ने कांग्रेस को याद दिलाया कि वो कहती थी कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद बीजेपी के आधे विधायक कांग्रेस का रुख कर लेंगे, लेकिन एक भी बीजेपी विधायक अब तक कांग्रेस से हाथ मिलाने नहीं गया। कर्नाटक में ईश्वरप्पा भले ऑपरेशन लोटस के संकेत दे रहे हो, पर विधानसभा चुनाव में मिली खरारी शिकस्त के बाद बीजेपी में असंतोष बढ़ रहा है। मुखर विरोध की आवाज पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के भाई प्रदीप शेट्टार की ओर से भी बुलंद की गई। प्रदीप शेट्टार की माने तो बीजेपी में फिलहाल लिंगायत हाशिए पर है और उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, जबकि जरूरत लिंगायतों को नेतृत्व सौंपने की है। प्रदीप शेट्टार ने यहां तक कहा कि ऐसा नहीं होने की सूरत में ज्यादातर लिंगायत नेता जल्द ही बीजेपी से बाहर हो जाएंगे। शेट्टार ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक आगाह करते हुए ये कहा कि अगर मोदी को दोबारा पीएम बनना है तो लिंगायतों को नेतृत्व देना होगा। हालांकि बीजेपी नेता बसवराज कुंडगोलमथ ने शेट्टार के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। चुनाव आयोग की टीम आज मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेगी, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, पूजा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल के दरबार में खास पूजन करने वाले हैं। दरअसल एमपी में इस बार बारिश बेहद कम हुई है और इसका खेती किसानी पर असर पड़ा है, लिहाजा सीएम अपनी खास पूजा के जरिए महाकाल से बारिश का वरदान मांगने की कोशिश करेंगे, उनसे कामना करेंगे। महाकाल के दरबार में सीएम शिवराज सिंह चौहान की यह पूजा सुबह 9 बजे से शुरू होगी।
और अब हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसमें लापरवाही और बेबसी दोनों ही शामिल है। तस्वीर है देश की राजधानी और G20 का स्वागत को तैयार दिल्ली की। दिल्ली में G20 के मद्देनजर कई रास्ते बंद हैं और कई जगहों पर लोगों को जाम से जूझना पड़ा है। ऐसे में हमदर्दनगर रेड लाइट पर अलग ही नजारा देखने को मिला। संगम बिहार ट्रैफिक सर्कल पर जाम की वजह से एक ऑटो ड्राइवर ऐसा परेशान हुआ कि उसने ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हुए फुटओवर ब्रिज पर ही ऑटो चढ़ा दिया। हैरानी की बात यह है कि एक शख्स धक्का लगाकर ऑटो ड्राइवर का मनोबल बढ़ा रहा था और फुटओवर ब्रिज पर ऑटो की रफ्तार पकड़ते ही उसमें सवार भी हो गया। लेकिन वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने ऑटो ड्राइवर मुन्ना और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करके ऑटो जब्त कर लिया। अपने सफर में सावधानी की वो बोर्ड्स भी देखे होंगे कि दुर्घटना से देर भले। यहां यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ऐसी जल्दी से तो देर ही भली है। यूपी की राजधानी लखनऊ में लापरवाह और बेहद खतरनाक ड्राइवर के लिए जानलेवा साबित हुई है। विपुल खंडे इलाके में रात के वक्त तेज रफ्तार कार को ड्राइवर गाड़ी पर संतुलन खो बैठा और फिर मोड़ पर गाड़ी एक पोल से जा टकरा गई। हादसा कितना जबरदस्त था तस्वीरों में आप देखिए। कार के पलटने के साथ ही विज्ञापन वाला पोल भी गिर गया और कार दूर तक घिसटती हुई सीसीटीवी की नजरों से ओझल हो गए। इस हादसे में 23 साल के ड्राइवर सार्थक की मौत हो गई। सार्थक लखनऊ के ही निराला नगर का रहने वाला था। खास बात यह कि इस हादसे के बाद से नगर निगम ने अब यूनिपोल वहां से हटवा दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने नवी मुंबई इलाके से 74 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके ठिकानों से 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद किए। बताया चला कि ये सभी विदेशी नागरिक अवैध तौर पर रह रहे थे और पुलिस अब इसके बाद तफ्तीश कर रहे हैं कि इनका संबंध ड्रग माफियाओं से तो नहीं है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर खंडाला घाट पर कार अचानक उसमें आग लग गई। यह घटना मुंबई से पुणे की ओर जाने वाली लेन पर हुई। इसके चलते मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए रोका गया और कार में 4 लोग सवार थे। कार से धुआं निकलते ही चारों लोग कार से उतर गए। इसके बाद कुछ ही देर बाद कार में आग लग गई। गनीमत रही कि चारों कार सवारों की जान बाल बाल बच गई। एशिया कप में आज टीम इंडिया की नेपाल से भिड़ंत है। श्रीलंका के कैंडी में मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और पाकिस्तान के साथ पिछले मुकाबले में टीम इंडिया को एक ही अंक से संतोष करना पड़ा था और यह मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने से पाकिस्तान और टीम इंडिया दोनों को एक-एक अंक मिल गए थे। ग्रुप ए में 2 मैचेस में 1 अंक और 3 अंकों के साथ पाकिस्तान पहले पायदान पर है, जबकि टीम इंडिया 1 मैच में 1 अंक हासिल करके और नेपाल अंकों का खाता खोले बिना ही तीसरे पायदान पर मौजूद है। खेल जगत से एक और खबर है और वो खबर ये कि बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला पाकिस्तान जा रहे हैं। दरअसल पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के मैच को देखने का न्योता दिया है। यह न्योता बीसीसीआई ने मंजूर भी कर दिया। लिहाजा रॉजर बिन्नी और राजीव शुक्ला 4 से 7 सितंबर तक पाकिस्तान में रहकर एशिया कप के मैचों का लुत्फ उठाएंगे। भारतीय ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पहुंची सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में और वाहे गुरु का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पीवी सिंधु ने गुरबाणी का श्रवण भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु घर आकर खुशी मिलती है। वो भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिसने विदेशों में जाकर ओलंपिक पदक जीते हैं। साथ ही बताया कि अभी ओलंपिक की तैयारियां चल रही हैं और नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। पीवी सिंधु स्वर्ण मंदिर में पहुंचे जहां पर उन्होंने माथा टेका, जहां पर उन्होंने गुरबाणी का श्रवण किया और स्वर्ण मंदिर परिसर में काफी देर तक पीवी सिंधु रही। यहां से उन्होंने युवाओं को मोटिवेट किया। ये कहा कि खिलाड़ियों को अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। नौजवान जो खिलाड़ी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साथ ही बताया कि उनका आने वाला लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा कि वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं और उनका मकसद है ओलंपिक में एक बार फिर से भारत का प्रतिनिधित्व कर भारत का सिर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर गर्व से ऊंचा करने का, गोल्ड मेडल लाने का। पीवी सिंधु से बैडमिंटन में देश को बहुत उम्मीदें हैं। इससे पहले जब वो जिस भी टूर्नामेंट का भाग बनी है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ। यश बैंक घोटाले के आरोपी कपिल वधावन को अब नासिक जेल में शिफ्ट किया गया है और अभी तक कपिल को मुंबई की तालोजा जेल में बंद रखा गया था। आज तक पर कुछ अधिकारियों के द्वारा कपिल और धीरज वधावन के विशेष आवा भगत के खुलासे के बाद नासिक जेल भेजने का फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। आज तक ने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे जेल के नाम पर ये दोनों भाई ऐश काट रहे हैं। लोग परेशान हुए, इनकी धोखाधड़ी के चलते जेल में बंद है और आज तक पर खुलासे के बाद अब एक्शन हुआ है, जेल बदली गई है। तालोजा जेल में ये बंद थे, लेकिन अब जेल बदल दी गई है। नासिक जेल शिफ्ट कर दिया गया है आरोपी कपिल वधावन को। ये वो कुछ तस्वीरें हैं जब पेशी के दरमियान ये लग्जरी गाड़ी में अपने पसंदीदा व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए, जबकि ये बंद है, ये जेल में। उसके बाद भी इस तरह से लुत्फ उठाते दिखे। आज तक के इस खुलासे के बाद से हड़कंप से मचा और जांच के आदेश दिए गए थे। स्पेन में मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते वहां पर कई इलाकों में मुश्किलें पड़ गई हैं। हालात क्या है, तस्वीरें बयां कर रहे हैं। यहां पर वेलेंसिया में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जमीन पर हाहाकार सा मच गया। तेज बारिश के चलते पूरा इलाका, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। नदियां उफान मार रहे हैं, लहरें मारते हुए लहरें सड़कों पर बहते हुए नजर आया है। एक बड़ा इलाका पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बेबसी हर ओर नजर आ रही है।